हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट कोर्स 3 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इस पेपर की यूनिट सेकंड हम डिस्कस करेंगे मोड्स एंड मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। इस पेपर की हम यूनिट 1 में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और वो आप जाके में चेक कर सकते हैं और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और ये वाला पीडीएफ में अभी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर चुकी हूँ और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूनिट का है फर्स्ट पॉइंट 2.1 ओरलिज्म, उसके प्रिंसिपल्स, जस्टिफिकेशंस एंड लिमिटेशंस। तो पहले हम जानेंगे कि मौखिकवाद क्या है। ओरलिज्म सिंपली अगर हम बोला जाए तो ओरलिज्म वो है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओरल फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम सिर्फ बोलते हैं, जिसमें लिखन जितना ना रिटर्न कम्युनिकेशन का कोई लेना देना नहीं होता। इसमें जो हम एक जो वर्बल कम्युनिकेशन की जाती है दो लोगों के बीच, जो कम्युनिकेशन की जाती है बोलकर, उसको हम ओरल बोलते हैं। ओरल मतलब जो बेसिकली मुंह से बोली जाती है चीज़, जिसमें रिटर्न का कुछ काम नहीं होता है। 19वीं शताब्दी तक कही जाने वाली मौखिक विधि श्रवण यंत्र का आविष्कार करने के बाद कही जाने लगी है। इसमें वाणी और वाणी वाचन के साथ श्रवण का भी उपयोग किया गया है। मतलब इसमें स्पीच और स्पीच रीडिंग के साथ साथ श्रवण का भी उपयोग किया गया था। अ, इस पद्धति में बच्चों को उसकी अवशिष्ट श्रवण क्षमता का उपयोग करते हुए बोले गए शब्दों को समझना और सिखाया जाता है। कि इसमें बच्चे की जो उनकी हियरिंग एबिलिटी है उसका उपयोग करते हुए बच्चे को शब्दों के बारे में समझाया जाता है, उसके उसके अर्थों को सिखाया जाता है। इसमें बची हुई श्रवण क्षमता को श्रवण यंत्रों के द्वारा बढ़ाया जाता है। कि मतलब जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनकी श्रवण यंत्रों का मतलब हियरिंग एड का यूज़ करके उनकी क्षमता को बढ़ाया जाता है। वाणी पाठन मतलब स्पीच रीडिंग के अंतर्गत बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव एवं चित्र के हलन चलन को देखकर बोली गई विषय वस्तु को समझना होता है। कि इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसके एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से बोल रहा है, उस चीज़ों को समझ देखकर आप बोली गई भाषा को समझते हैं। ठीक है। इंग्लिश में है ओरलिज्म स्पोकन टिल द 19th century आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ हियरिंग एड इट स्टार्टेड बिगिन कॉल्ड मेथड इन दिस अलोंग विद स्पीच एंड reactivations. Listening is also being used in this method. The child is taught to understand spoken words using his residual hearing ability. In this, the remaining hearing capacity is enhanced by the hearing aids. Under speech reading, one has to understand the subject matter spoken by looking at the facial experience of the person speaking and the movement of the picture. मौखिकवाद के सिद्धांत। ओरलिज्म के अनुसार मौखिक भाषा व्यक्ति को समाज से जोड़ता है और सांकेतिक भाषा उसे समाज से अलग करता है। इसका मतलब ये है कि जो हम चीज़ों को बोलते हैं या किसी से बोलकर हम उससे संप्रेषण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अलग अलग व्यक्तियों से मिल मिल पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं और वो व्यक्ति भी हमारे बारे में जान पाता है। और हर एक व्यक्ति से हम कनेक्ट कर पाते हैं अगर हम अच्छे से बोलते हैं तो। बट जो साइन लैंग्वेज होती है वो साइन लैंग्वेज सबको नहीं आती। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको साइन लैंग्वेज के बारे में किसी को अभी तक भी किसी को इतना नहीं पता है। पर जिनको पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी साइन लैंग्वेज नहीं होती है। और जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं या फिर जो भी कोई बड़े व्यक्ति होते हैं, अगर वो हियरिंग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं तो सामने वाले बंदे को अगर साइन लैंग्वेज नहीं आती है तो वो उसकी कम्युनिकेशन को समझ नहीं पाता है। तो इस वजह से जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं वो समाज से सोसाइटी से थोड़ा दूर होने शुरू हो जाते हैं। उन सोसाइटी के बीच में उनके बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो हर एक पर्सन को सोसाइटी से जोड़कर रखती है। According to oralism, verbal language connect a person to the society and symbolic language keep him separate from the society. अवशिष्ट श्रवण क्षमता वाले एम्फसाइज एंड ऑन रेसिडुअल हियरिंग लॉस हियरिंग। मौखिकवाद के अनुसार पूर्ण श्रवण दोष श्रवण दिव्यांग बच्चों में मिलना दुर्लभ है। कि मतलब जो मौखिकवाद के अनुसार अगर देखा जाए तो जो श्रवण दोष वाले बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ मिलना काफ़ी
कठिन हो जाता है। श्रवण बाधित बच्चों में कुछ सुनने की अवशेष क्षमता श्रवण क्षमता होती है, मतलब जो उनकी जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको कुछ ही उनकी सुनने की क्षमता होती है, पर सबकी अलग अलग होती है। क्षमता को श्रवण यंत्र के द्वारा बढ़ाकर मौखिक भाषा का विकास किया जाता है कि उनकी जो श्रवण क्षमता होती है बची हुई उसको श्रवण यंत्र की सहायता से हम उनकी बची हुई मौखिक भाषा का विकास करते हैं। बोले गए संदर्भ का अगर सही तरीके से बढ़ाकर समझाया जाए तो जिस तरह सामान्य व्यक्ति वातावरण के ध्वनि को सुनता है, ठीक उसी प्रकार श्रवण बाधित बच्चा भी वातावरण की ध्वनि को सुनता है। श्रवण विस्तारण तभी प्रभावी है कि मतलब अगर इसको सही वर्ड में किया जाए, जैसे एक नॉर्मल पर्सन है वो अपनी आसपास के सारे अपने इन्वायरमेंट में होने वाले साउंड्स को सभी को सुन पाता है, बट जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं वो श्रवण यंत्र के सहायता से वो अपने आसपास के आवाज़ों को सुन पाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओरलिज्म इट इज़ रेयर टू फाइंड कंप्लीट हियरिंग लॉस in hearing impairment children. Hearing impaired children have some residual hearing ability. By enhancing this ability through hearing aids, oral language can be developed if the spoken context is amplified and explained in the right way. Then it will be explained in the same way as the normal a person hears the sound of the environment. Exactly, a hearing impaired child can listen to the sounds of the environment, listens. Hearing amplification is effective only when is फर्स्ट पॉइंट है, इसे तुरंत निदान के बाद दिया जाए। ये मतलब जब आप बच्चे का टेस्ट कर लेते हो, अगर आपको लगता है कि बच्चे को श्रवण यंत्र की ज़रूरत है, इसकी बच्चा हमारी नॉर्मल जो डिग्री होती है वो 0 to 25 होती है, उसके बाद बच्चों को ऊंचा सुनाई देता है, ऐसी बात नहीं, नॉर्मल के बाद बच्चे को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, बट अगर बच्चा माइल्ड है, माइल्ड वाले को हियरिंग एड दिया जाता है जो उसकी बची हुई क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए। बट जो माइल्ड के बाद जो होते हैं उनको हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती ही है। इससे अच्छा है कि बच्चे का पहले से ही बच्चों के कानों को की जांच की जाए, उसके बाद उसको हियरिंग एड दिया जाए। क्रांतिकाल शून्य से 3 वर्ष के ख़त्म होने के काफ़ी पहले दिया जाए, कि मतलब जो क्रिटिकल एज जो होती है बच्चे की 0 से 3, उसको ख़त्म होने से पहले ही उसके कानों की जांच की जाए, जिससे वो जो श्रवण उसको हियरिंग एड भी दिया जाए, जिससे उसकी जो बची हुई क्षमता है, जो जो भी उसकी परेशानी है वो उसको रोक सके और उसकी सुनने की क्षमता को बढ़ा सके, जिससे उन्हें वाणी एवं भाषा का अनिवारण संपर्क मिले, ताकि भाषा और वाणी का विकास हो सके। मतलब जैसे कि उसमें उसकी वाणी और भाषा को वो सुन सके, और जिससे उसकी खुद की भाषा और उसकी खुद की स्पीच का भी विकास हो सके। और जैसे कि आप कभी अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो हर जगह क्रिटिकल एज अलग अलग आती है, बट जो एक सही क्रिटिकल एज जो होती है वो 0 से 3 वर्ष तक की होती है। ठीक है, टू बी गिवन मच बिफोर द एंड ऑफ द रिवोल्यूशनरी period 0 to 3 years, so that they can get exposure of speech and meet so that language and speech develop language. पॉइंट थर्ड है, श्रवण दोष के तीव्रता, प्रकार एवं उपलब्धता के आधार पर श्रवण विस्तारक यंत्र दिया जाए, कि मतलब बच्चे की डिग्री के अनुसार उस और किस प्रकार तक वो सुन पा रहा है और उसको किस चीज़ उसी के अनुसार उसको श्रवण यंत्र दिया जाए। Hearing amplifier should be given depending on the severity, type and availability of the hearing impairment. पॉइंट फोर्थ, उसे नियमित उपयोग में लाया जाए, उसको मतलब रेगुलर ही उसको मतलब जो श्रवण यंत्र वाले बच्चे होते हैं, बच्चों को हियरिंग एड का यूज़ रेगुलर ही बोला जाए, जिससे उनकी अगर बच्चा रेगुलर नहीं लगाता है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आप अगर जब आप कोर्स कर रहे हो, अगर आप कभी लेसन प्लान के लिए भी अगर जाते हो तो आपको उनका हियरिंग एड ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि क्योंकि आप एक हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आप जाके फर्स्टली उनका यही चेक नहीं कर रहे हो कि उन्होंने हियरिंग एड लगाया है या नहीं, वो चालू है या नहीं, तो अगर वो चालू नहीं होगा तो बच्चे को उसको
इसलिए जब भी आप लेसन प्लान देने जाते हो इन द प्रैक्टिकल, जब भी आप देने जाते हो तो आपको बच्चे के पहले हियरिंग एड चेक किए करने चाहिए कि उसने हियरिंग एड लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए, और वो चालू हैं या नहीं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि लगा कर तो रखते हैं बट उनको वो चालू नहीं रखते उस चीज़ को, और कोई कोई ऐसा होता है कि एचआई वाले बच्चे उसको लगाते नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ना उसको उनसे इरिटेशन होती है, इसलिए वो लगाते नहीं है उसको। तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए प्रैक्टिकल के टाइम पर तो बिल्कुल, क्योंकि इससे आपके ही जो आपका जो वो हो गया एक्सटर्नल, उस पर काफ़ी अच्छी इमेज पड़ेगी। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट है श्रवण प्रशिक्षण के साथ प्रयोग में लाया। मतलब जब अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, अगर आपको पता चलेगा इस डिग्री पे, तो उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए टाइम अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मौखिक वाद के लिए अचौत्य मतलब जस्टिफिकेशन फॉर ओरलिज्म। पहला है वाणी के लिए आवश्यकता, नीड फॉर स्पीच। दूसरा है विषय से शिक्षा और श्रवण वाणी मतलब विज्ञान का विकास, डेवलपमेंट इन ऑडियोलॉजी, स्पीच साइंस एंड स्पेशल एजुकेशन। फर्स्ट वाणी के लिए वाणी के लिए आवश्यकता, नीड फॉर स्पीच। बच्चे या व्यक्ति के जीवन जीने के लिए वाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके बिना वह अपने किसी भी आवश्यकता को व्यक्त नहीं कर सकता। बच्चा समाज में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रख पाएगा और ना ही समाज में उसकी पहचान होगी, एवं जीवन में संबंधित अन्य क्षेत्रों में भी उसके विकास पर वाणी का असर पड़ेगा। इसलिए मौखिक वाद बच्चे के वाणी विकास के लिए आवश्यक है। कि मतलब जो मौखिक वाद है वो बच्चे की वाणी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर बच्चे की वाणी ही नहीं है तो वो उस बच्चा अपने चीज़ों को एक सोसाइटी में या फिर किसी के सामने वो अपनी फीलिंग्स को या जो भी अपनी बात है उसको व्यक्त नहीं कर पाएगा, और उसी तरह से उस पर्सन में, या जब बच्चा मान लो या कोई बड़ा व्यक्ति मान लो, तो उसमें और सोसाइटी में गैप आना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चा और जिससे उनकी समाज में कोई पहचान नहीं बन पाती है। तो इसलिए जो ओरलिज्म है वो बच्चे के स्पीच डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Speech has great importance for the living of a child or person. Without it, he cannot express any of his need. The child will not be able to maintain a good reputations in the society, nor will he be recognized in the society, and his speech will also affect his development in other areas related to life. Therefore, verbalism is essential for the speech development of the child. पॉइंट सेकंड है विशेष शिक्षा, श्रवण एवं वाणी विज्ञान का विकास। आज से कुछ वर्षों पहले इस क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समाज के जागरूकता होने से इसमें काफ़ी विकास एवं सुधार पाया है। आज हम बच्चे के अति शीघ्र पहचान करा सकते हैं और उसे हम अच्छी प्रकार के श्रवण यंत्र भी उपलब्ध करा सकते हैं। कि मतलब अगर देखा जाए तो हमारे जो पहले के कुछ ऐसे सालों में काफ़ी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और इतनी विशेष शिक्षा के बारे में लोग जागरूक नहीं थे। तो जैसे धीरे धीरे जैसे समाज आगे बढ़ता रहा, जागरूकता बढ़ती रही, तो उसी तरह से काफ़ी सुधार भी आया और विकास भी हुआ काफ़ी सारी चीज़ों का। जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है कि हम बच्चे की अर्ली आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं, कि जिससे बच्चे का पता चल जाए कि बच्चे में कोई भी परेशानी या कोई भी बीमारी तो नहीं है, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन से ये नहीं है कि आपको सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट का ही पता चलेगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर बच्चे की होती है तो उसकी सारी ओवरऑल प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती है, और जिससे ही अगर आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन कराते हो तो आप अर्ली इंटरवेंशन भी कर पाते हो। और उसी तरह से बच्चे की श्रवण क्षमता के अकॉर्डिंग आप श्रवण यंत्र भी दे सकते हो। और पहले के श्रवण यंत्र काफ़ी अलग होते थे, बट इस बार के जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा है, उस तरह से हियरिंग एड भी इस तरह के आगे कि पता ही नहीं चलते कि उन्होंने हियरिंग एड भी लगाए हुए हैं। इस परिवेश में आज हमारी विज्ञान भी बहुत आगे जा चुकी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रवण विज्ञान
वाणिज्य विज्ञान एवं विशेष शिक्षा में बहुत ही सुधार व विकास देखने को मिल रहा है। कि मतलब इसी तरीके से जो हमारा समाज है साइंस में वो काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे कि बच्चे की ऑडियोलॉजी, उसकी स्पेस साइंस और विशेष शिक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। From today, a few years ago, there was no development in this area, but gradually, due to the awareness of the society, there has been a lot of development and improvement in it. Today, we can identify the child very quickly, and we can also provide him with the good type of hearing aid in this environment. Today our science has also progressed a lot, hence we can say that a lot of improvement and development is being seen in audiology, space science and special education. होपफुली आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें हमने प्रिंसिपल्स और उसके जस्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे इसके लिमिटेशंस। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी नोट्स के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और धीरे धीरे करके मैं आपको सारे ही नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, प्लीज़ मुझे भी टाइम दीजिएगा, मुझे भी नोट्स मैं बनाती हूँ डेली। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियोस भी अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस, तकनीकी विकास की अनिश्चितता। पहला, मौखिक सफलता की आवश्यकता, मतलब प्री रिक्विजिट्स ऑफ ओरल सक्सेस की। मतलब आज के जो लिमिटेशंस है तकनीकी विकास में, मतलब जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो काफ़ी हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। और इस आज के टाइम में श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो मौखिक सफलता, जो ओरल सक्सेस है ना, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ओरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे की स्पीच का भी डेवलपमेंट होता है, उसके लैंग्वेज में विकास आता है। तो आज के टाइम में मौखिकवाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है श्रवण बाधित बच्चों के लिए। क्योंकि ओरलिज्म की सहायता से बच्चे की भाषा और वाणी का विकास होता है, जिससे वो अपनी सोसाइटी से अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, अपने आप को वो व्यक्त कर पाता है। नैदानिक कारक, क्लिनिकल फैक्टर, कि ऐसे सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चे को या फिर श्रवणबाधित बच्चों को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ होता है और आप उसकी क्रिटिकल एज से पहले अगर आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन कराते हो तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे की प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अच्छा होता है कि आप 5 ईयर्स तक भी आप करा सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम्स थोड़ी आप उसको रोकथाम कर सकते हो। बट क्रिटिकल एज जो है 0 to 3, उसमें ही अगर आप बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन कराते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि आप उसके अच्छे से आप इंटरवेंशन कर पाते हो। काफ़ी सारे प्रिवेंशंस आपको मिल जाते हैं कि आपको फर्स्ट स्टेज वाले प्रिवेंशन से आप उसको कर पाते हो, आपको थर्ड स्टेज पे जाना ही नहीं पड़ता। फिर अर्ली हस्तक्षेप, कि बच्चे का अगर आप आइडेंटिफिकेशन करा लेते हो तो अर्ली इंटरवेंशन करने में आप काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या जो इंटरवेंशन करने में बच्चे की काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाते हैं या नहीं करा पाते हैं टाइम अकॉर्डिंगली। तो ये भी एक उनको अफेक्ट करता है, ये भी एक उनका फैक्टर है जो उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है आज के टाइम में। ये चाइल्ड पर्सनैलिटी, अगर बच्चे की जो चाइल्ड पर्सनैलिटी है, श्रवणबाधित वाले बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी डाउन भी रह जाती है। ठीक है, तो जो उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कराने के लिए भी श्रवण ओरलिज्म का तो काफ़ी है आवश्यकता पड़ती है। बट अगर बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप उसको अगर जल्द से जल्द इंटरवेंशन नहीं किया जाता तो बच्चे की जो चाइल्ड पर्सनैलिटी है उस पर भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पारिवारिक संबंधित कारक, फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स भी ऐसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे की फैमिली भी उसको अफेक्ट करती है। पहला, परिवार के सदस्यों की जागरूकता, कि फैमिली को उस जो उनकी अक्षमता है उसके लिए जागरूक करना। सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि जब तक अगर फैमिली में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है तो वो बच्चा तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाता।
ठीक है, अगर आप फैमिली को ही इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो फैमिली कुछ नहीं करती तो बच्चे का तो कुछ होगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को अवेयर करो उसके लिए। फिर अभिभावक का समर्थन, सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, के काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको सपोर्ट मिलता है और किसी को सपोर्ट नहीं मिलता, तो इस चीज़ की भी काफ़ी कमी अ, हो जाती है, जिससे बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। अभिभावक की शिक्षा, एजुकेशनल पेरेंट्स की मतलब पेरेंट्स को चीज़ के लिए एजुकेट किया जाना चाहिए। ठीक है, एक भाषा प्रकट करने वाला मतलब एक मोनोलिंगुअल एक्सपोजर की मतलब उनकी भाषा को किस तरह से प्रकट किया जाए, वो चीज़ भी अगर वो अपनी भाषा को प्रकट नहीं कर पा रहा है तो वो भी उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है बच्चे के डेवलपमेंट पे। बाधा मुक्त वातावरण के जो स्पेशल्स बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे, उनको जो भी इन्वायरमेंट है, अगर आप कोशिश कीजिए कि आप उनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दें, उन पे किसी भी चीज़ की रोकथाम नहीं लगानी चाहिए। किसी भी चीज़ को ये नहीं है कि अगर आप उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वो उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट ही दिया जाना चाहिए उनके सही विकास के लिए। समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी। काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, स्पेशल्स बच्चे सारे ही स्पेशल बच्चे ऐसे हैं कि जो कम्युनिटी में काफ़ी नकारात्मक के दृष्टिकोण को फेस करते हैं। कम्युनिटी उन उन लोगों के बारे में काफ़ी नेगेटिव सोचती है, पॉजिटिव नहीं सोचती। तो इस चीज़ के लिए भी पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को अवेयर किया जाना चाहिए कि वो विशेष बच्चों के लिए अपने पॉजिटिव पॉइंट लाए। ठीक है, थर्ड है आपका सरकार संबंधी कारक, गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। की गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी काफ़ी ऐसे हैं कि जो बच्चों को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पहला है एजुकेशनल प्रोविजंस, शिक्षा का प्रावधान, कि मतलब बच्चों को, स्पेशल विशेष बच्चों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे ही सामान्य बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी तरह से विशेष बच्चों को भी दी जानी चाहिए। ठीक है, छूट संबंधी कानून, कि मतलब उनके लिए ऐसे अलग से विशेष कानून बनाने चाहिए उनके हक में, जिससे वो अपनी बातों को व्यक्त कर सके, अपनी समस्या का समाधान निकाल सकें। सुविधाओं की उपलब्धता, उनकी उनकी आवश्यकता के अनुसार सारी फैसिलिटी की जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप बच्चे की जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो बच्चे को वो भी चीज़ अफेक्ट करती है। संप्रेषण और ज्ञान के लिए संघर्ष, कि बच्चा अपने कम्युनिकेशन और नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है आज के टाइम में। ठीक है, भाषा विलंब, लैंग्वेज डिले, कि बच्चा जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, विशेष बच्चे जो होते हैं, उनमें लैंग्वेज डिले तो हर किसी में ही होता है कि उनकी जो भाषा है वो काफ़ी पीछे हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनका विकास नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग काफ़ी धीरे हो रहा होता है। हर एक चीज़ में, चाहे आप लैंग्वेज में लो, चाहे आप उनकी पर्सनैलिटी में लो, चाहे उनके आप मेंटल डेवलपमेंट में लो, तो हर चीज़ में नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग उनमें विकास जो है काफ़ी स्लो होता है, तो उस चीज़ को भी काफ़ी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी लिमिटेशंस, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये थी हमारे तीनों चीज़ जिसमें हमने पढ़ी। ओरलिज्म, पहले हमने ओरलिज्म पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसके प्रिंसिपल्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने उसकी जस्टिफिकेशन, लास्ट हमने लिमिटेशंस पढ़ी। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और सभी नोट्स के लिए आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, और धीरे धीरे करके मैं आपको सारे ही नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। अगर किसी को फाइल से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।